हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 14 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। हाँ दोस्तों, भूगोल के अंदर हमारा ये दूसरा आज क्लास है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मैंने कल बताया, ठीक है। देखिए, माउंट एवरेस्ट की प्रेजेंट टाइम में जो ऊंचाई है दोस्तों 8,850 मीटर हो चुकी है। ये दोस्तों प्रीवियस का डाटा है जो 8,848 है। ये दोस्तों प्रीवियस का डाटा। और सुनिए दोस्तों, हिमालय के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, हिमालय के उत्थान से पहले ट्रांस हिमालय पहले से था, ठीक है। हमारा हिमालय कैसे बना? आप जानते हैं कि एक पहले पूरे पृथ्वी पे मतलब पूरा एक सघन पिंड था, ठीक है। उस सघन पिंड में विस्फोट हुआ जिसमें हमारा अगर भारत की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा में ये प्रवाहित हो रहा है और ये दोस्तों अफ्रीका से टूट के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा है। जहाँ पे दोस्तों हिमालय है वहाँ पे कहीं पे वहाँ पे प्रीवियस में किसी सदी में वहाँ पे दोस्तों ट्रांस हिमालय पहले से था और जहाँ पे हिमालय है वहाँ टेथिस सागर था। क्या था दोस्तों? टेथिस सागर था, ठीक है। उस टेथिस सागर का उत्थान हो गया है दोस्तों, वही है हिमालय पर्वत, ठीक है। अब हिमालय पर्वत जो अभी भी इसका उत्थान दोस्तों जारी है और अभी भी हमारा जो भारत है दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा है। जैसा कि आपको और लेटेस्ट न्यूज बता दूं, फिर से अफ्रीका के 2 टुकड़े होने वाले हैं। फिर से अफ्रीका के क्या होने वाले हैं दोस्तों? 2 टुकड़े होने वाले हैं। आप चाहे तो डिस्कवरी चैनल पे देख लीजिए या लेख पढ़ लीजिए। जहां से दोस्तों इसके 2 टुकड़े होने वाले हैं वहां गैस के फुहार नीचे से निकल रहे हैं, गर्म पानियां निकल रही हैं। वहां की धरती 1000 मीटर जो है पूरी उसी तरीके दोस्तों सीक्वेंस में धंस गई है नीचे। तो दोस्तों जब ये धीरे धीरे धंसती चली जाएगी तो वहाँ पे किसी समय पानी भर जाएगा और वो सागर बन जाएगा और फिर वो आपस में टूट के इधर उधर फैलाव हो जाता है दोस्तों। तभी एक जगह से दूसरे जगह पे जो है खिसक के पहुँच जाते हैं। हाँ, एक बात और है दोस्तों, ये होता रहेगा। जो सागर हैं वो कभी पर्वत बनेंगे, कभी उनका उत्थान हो जाएगा। जहाँ पे उत्थान है वो कभी भी सागर बन जाएंगे। ये नेचुरल है। जैसे इंडोनेशिया में दोस्तों जो राजधानी थी वो जो है वो पानी में उसका कुछ हिस्सा डूब गया है, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो है अब बदल दी है। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में देखते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, मैंने लेटेस्ट क्या बताया दोस्तों, इसका 8,850 मीटर हो गया। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समानांतर संरचनाओं क्षेत्रों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत क्षेत्र, बृहद हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, वाह्य उप हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है दोस्तों। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है दोस्तों। और दोस्तों हम बता दें कि हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है, ध्यान रखिएगा। और सबसे हमारे यहाँ प्राचीन पर्वत की बात करें दोस्तों वो है अरावली। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली है अरावली की श्रेणी में ही दोस्तों जो पुरानी राजधानी थी वो अरावली की ही श्रेणी में बनी थी दिल्ली में, ठीक है। तो भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है जो कि वलित पर्वत के आधार पे वलित पर्वत का एक उदाहरण। वलित पर्वत क्या होता है दोस्तों? एक के ऊपर जमाव होता चला जाए, ठीक है, ठीक। फोल्डेड माउंटेन। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कल, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं, ठीक।
दक्षिण से उत्तर की तरफ बात हो रही। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 मीटर की लंबाई में विस्तृत है। अभी डिस्कस कर रहे थे, आ गया पॉइंट। ठीक है, अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली श्रेणी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से दोस्तों एक है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगर दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये किस काल में इसका निर्माण हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अवशिष्ट क्या है दोस्तों? देखिए, अवशिष्ट पर्वतों को धूप से, हवा से, बारिश से, ये सबसे ये पर्वत जो है दोस्तों क्षीण होते जाते हैं, इसलिए इनकी जो है ऊंचाइयां घटती चली जाती हैं। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ पर्वत है ये। आगे देखिए दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है दोस्तों। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ 1350 मीटर मिलती है दोस्तों। ये बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों जो झरने हैं वो हमारे दक्षिण भारत में ही हैं। ठीक है, जितने भी देखिए उधर बर्फ तो है नहीं कि बर्फ पिघल के नदियां बनती हैं। अगर नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियों में साल भर पानी बना रहता है, क्योंकि धूप की वजह से बर्फ पिघलती है और बर्फ का पानी जो है वो नदियों में प्रवाहित होता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदियों को छोड़ के, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब को दोस्तों छोड़ के नहीं, बाकी सब नदियों में मैक्सिमम जो है वो बरसाती नदियां होती हैं, उनमें पानी सूख जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन जिनका जलस्तर बना रहता है वो झरने की वजह से, झरने का जो पानी होता है दोस्तों वो नदियों में प्रवाहित होता रहता है, इसलिए उनका जलस्तर वर्ष भर भी बना रहता है। आगे देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दो चीजें याद रखना, सतपुड़ा श्रेणी, नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा 2637 मीटर है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोदा बेटा। ठीक है, और देखिए आप अगर कंफ्यूज होते हैं सतपुड़ा पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी में, तो नीलगिरी मान लीजिए सबसे दक्षिणतम छोर, ठीक है, वो नीलगिरी का है। जो मध्य का पार्ट है दोस्तों वो सतपुड़ा श्रेणी का है, ध्यान रखिएगा। जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर फिर क्या है दोस्तों? अनामुडी जिसे बोलते हैं, अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है दोस्तों। जो कहां पे है? अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। केरल में सह्याद्री को सहाद पर्वतम के नाम से जाना जाता है। करमांडम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। समझिए, करमांडम पहाड़ियां दक्षिण भारत में
दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। कारमांडम पहाड़ियों पर इलायची, देखिए कारमांडम कैसे बना, कारमांडम इलायची, ठीक है, उसी का नाम है, ठीक, इंग्लिश में। कारमांडम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, व्यापक पैमाने पर इसकी खेती की जाती है, मतलब कि इलायची अधिक इसमें उगाई जाती है। सेवराय पहाड़ियां कहां पे है दोस्तों, तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं, ठीक है, तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं सेवराय पहाड़ियां। तमिलनाडु के प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड सेवराय पहाड़ियों पर ही स्थित है दोस्तों। कामेत तथा त्रिशूला पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूला पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को जो बना था दोस्तों, वो मरखा घाटी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। ध्यान रखिए, अगर भारत का पूछे तो, क्योंकि हमारा माउंट एवरेस्ट वो केवल भारत में नहीं है, नेपाल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे केवल भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या इसी को दोस्तों केटू कहते हैं, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर। और वहीं पर दोस्तों अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो 8,850 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च श्रेणी 8,611 केटू की है। कंचनजंगा 8,598 मीटर है दोस्तों। यवम नंगा पर्वत के बाद मतलब कि चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो नंदा देवी है। नंदा देवी की पर्वत चोटी की ऊंचाई है दोस्तों 7,816 मीटर है। आगे देखिए, पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पश्चिमी घाट के ये प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, वो कौन सा दर्रा है, वो है जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाडालाचा दर्रा से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे एवं संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अब देखते हैं। रोहतांग हिमाचल प्रदेश दोस्तों बहुत बार पूछा गया, उसमें मैं ऐसे टिक कर दिया करूंगा, ठीक है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर बहुत बार। नाथुला दर्रा तो हर एक एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाथुला दर्रा। ये है सिक्किम में दोस्तों। नीति उत्तराखंड। सिपकिला दर्रा ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बनिहाल भी, ठीक है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बुमला अरुणाचल प्रदेश में। माला उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। जेलेपला सिक्किम में। मुलिंगला उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया लिपुलेख से। भोरघाट महाराष्ट्र। पालघाट केरल। जोजिला लद्दाख,
जो जिला लद्दाख, बहुत बार पूछा गया। डाफला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कैमोरिन मतलब कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, कोरोमंडल तट याद कर लीजिए। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु मतलब पूर्व, आप इस तरीके समझिए कि भारत के पूर्व, ठीक है, पूर्व की तरफ जिधर नदियां गिरती हैं, जो डेल्टा बनाते हैं उधर, ठीक है, जो डेल्टा बनाते हैं उधर आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कैमोरिन तक स्थित है। ठीक है, कोरोमंडल तट। आगे देखिए, इसमें पर्यटन स्थल और स्थिति क्या क्या है। माउंट आबू, अरावली पहाड़ियां, राजस्थान, ध्यान रखिएगा। कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियां में है। उटकमंड मतलब इसे ऊटी कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऊटी बहुत लोग घूमने जाते हैं दोस्तों। शिमला धौलाधार श्रेणी में आता है। शांत घाटी केरल में अवस्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। संरचनात्मक घाटियों को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कुल्लू घाटी भी लोग बाग बहुत घूमने जाते हैं, कुल्लू घाटी भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक युग में निर्मित हुए हैं। ठीक है, देखिए, प्री ग्रैम्बेजियन काल में अरावली, पैलियोजोइक युग में प्रायद्वीपीय पर्वत, ध्यान रखिएगा। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की अजंता महाराष्ट्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में छपा है। भारत की अजंता महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तारित है। ठीक है, अजंता अलोरा की गुफाएं, याद आया। आगे देखिए, गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। आगे देखिए अब दोस्तों, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थार मरुस्थल, देखिए उतने पॉइंट आपको पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में अच्छे नंबर से स्कोर हो सके और कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका देखिए मेरे पास दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए आप एग्ज़ाम डेट पे। चलिए बना दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों बता दूं कि एग्ज़ाम डेट अब कांस्टेबल का 24, 25, 26 और 29, 30 ऐसे डेट लगा है अगस्त में, और उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम लग सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है थार मरुस्थल को। ठीक है, एक थार मरुस्थल के ही नाम पे दोस्तों थार कार आई है, ध्यान रखिएगा, थार कार आई है। वो बहुत ब्यूटीफुल कार है दोस्तों, वो और जितने युवा हैं उनका ख्वाब भी है थार कार, क्योंकि वो लमसम अपने बजट में है। ठीक है, बहुत महंगी नहीं है ना बहुत सस्ती है। ठीक है, अपने बजट में है और अच्छी गाड़ी है, एक तरीके से कहिए जीप का पूरा मॉडिफाइड है, जीप का ही उसमें इंजन है। आगे देखिए, और महिंद्रा की ही पेशकश है, इसलिए बूम पे है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो थार ही है दोस्तों, ये जान लीजिए। थार में बहुत पब्लिक रहती है।
अब वनों के बारे में देखेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है क्या, इनके बारे में आप मुझसे डिटेल पहले समझिए। देखिए ये है दोस्तों जो अपनी पत्तियां जो है फरवरी मार्च में गिरा देते हैं और फिर से उनमें नई पत्तियां धारण करते हैं, क्यों? मौसम के अकॉर्डिंग ये पेड़ उगते हैं, ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। हमारा जो है, हमारा भारत अगर कहिए दोस्तों तो हिमालय की वजह से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मौसम अच्छी तरीके से पाया जाता है। नहीं तो हमारा अगर हम और देशों से कंपैरिजन करें और कर्क रेखा से हम तुलना करें दोस्तों, ठीक है, तो अगर इस तरीके से इक्वेटर से हम तुलना करें तो हमारा जो भारत है दोस्तों वो ठंड प्रदेश में होता। अगर हिमालय ना होता तो हमारा भारत जो है वो ठंड प्रदेश में होता, और ठंड प्रदेश में दोस्तों फिर ठंड वाले वन पाए जाते हैं, फिर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। अगर पाए जाते तो थोड़ा बहुत में पाए जाते, इतना अधिकता में ना पाए जाते। इसका रीजन है कि दोस्तों जो हवाएं हैं वो हिमालय से टकराती हैं और इधर फिर से बैक होती हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा मौसम पाया जाता है। आगे देखिए, हाँ, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं दोस्तों। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मतलब पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला ये दोस्तों वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, ठीक है। अब देखिए सागौन और साक की ज़्यादा अधिकता के कारण ही दोस्तों गौतम बुद्ध का जो पिता शाक के गणराज्य के मुखिया थे वो दोस्तों नेपाल का तराई क्षेत्र, ठीक है, और भारत का मतलब उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में पूरा का पूरा साक और सागौन की अधिकता के कारण ही दोस्तों उन्हें शाक के गढ़ का मुखिया कहा जाता था। और उनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? सुशोधन, ठीक है। साक के गढ़ का मुखिया कहा जाता था सिर्फ साक और सागौन की वजह, साक और सागौन वृक्षों की वजह से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन महत्वपूर्ण उत्पाद है ना। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, और सिनकोना जानते हैं, सिनकोना की छाल से बहुत फायदे हैं ना। आगे देखिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इस ब्यूटिया मोनोस्पर्मा दोस्तों आपस में इसके डाल टकराने से जो है आग लग जाती है, ठीक है, और वो आग जो है जंगलों में भीषण रूप से फिर फैल जाती है, ध्यान रखिएगा। पलाश के फूल उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। पलाश उसी दोस्तों गाँव की भाषा में कोयली का फूल कहते हैं। वो अप्रैल के महीने में दोस्तों इतनी खूबसूरती लाता है कि इस फूल को आपको देख के मन मुग्ध हो जाएगा। एक तरफ गर्मी भीषण होगी और ये फूल पूरे एक भी पत्ते नहीं होंगे उस पेड़ में, और पूरा फूल ही फूल दिखाई देगा। वो कहते हैं दोस्तों पलाश का फूल, पलाश की सुंदरता। अगर कहा इसी का, और दोस्तों छिउल का पेड़ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आज दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन पलाश के फूल को देखा है और अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि पलाश का फूल हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, और
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी आता है। और इसकी बहुत खूबसूरती है कि ये गर्मियों के मौसम में वो शानदार सुनहरा और पल दिखाता है कि आप देखते ही रह जाएं। आगे देखिए, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण दोस्तों खेजरी है। सामाजिक वानिकी प्रयुक्त में खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाला लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। ठीक है, लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में किया जाता है। तारपीन का तेल आज भी आप भी खरीद के घरों में लाए होंगे, पेंट में डाले होंगे, फिर उसके बाद पेंट किए होंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का कर देगा। इन्हीं वृक्षों से बनाया जाता है। भारत में सुंदरवन मैग्रो वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन मैग्रो वनस्पति मैग्रो वनस्पति कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और उधर जो है गुजरात, मतलब तटीय समुद्री एरिया में। ये दोस्तों इसका इस तरीके देखिए, ये इस तरीके इसकी डाली रहती है और यहाँ से ये जड़ रहती है और इस तरीके एक शाखा निकल जाती है, मतलब इसकी जड़ें ऐसे 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 फैल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके होता है। ठीक है, जिससे कि ये पूरी के पूरी ज़मीन पे फंसा लेता है और आराम से उगता है, क्योंकि समुद्र के किनारे जो है लहरें आती हैं तो मिट्टी कटती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, भोजपत्र वृक्ष हिमालय, भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। ठीक है, भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। फर्न में फूल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है दोस्तों। चूने का पत्थर से ही दोस्तों सीमेंट बनती है, ये भी आप भी जानते हैं। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह अपने लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला खान। ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य क्रमशः राजस्थान फर्स्ट, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा झारखंड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तांबे के भंडार की दृष्टि से 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। आगे देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश पहला, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड है। अलग अलग दोस्तों इनको याद रखिएगा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार 1920 और 21 की ये बात है, वो 2021 की बात है, ध्यान रखिएगा। तो अब आप 2021 का याद रखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है दोस्तों, वो है छत्तीसगढ़। सांभर झील के पश्चिमी भाग के निकट मकराना है। ठीक है, मकराना है, जहां से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। सांभर झील के पश्चिमी भाग में। ठीक है, सांभर झील के पश्चिमी भाग के निकट मकराना है, जहां से सर्वोत्तम किस्म का दोस्तों संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है दोस्तों का निर्माण हुआ है, मकराना के ही संगमरमर पत्थर से। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। नून माटी तेल डिगबोई, ठीक है, डिगबोई भी असम में, डिगबोई वही है दोस्तों,
डिगबोई। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया डिगबोई। ठीक है, आगे देखिए, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। ठीक, भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन राज्य 2019 से 20 में देखें, भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है। ठीक है, झारखंड राज्य में स्थित, ये वाला दोस्तों पॉइंट को थोड़ा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ये। ठीक है, आप एक बार चेक करिएगा। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड है। कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के जिलों जालौन, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर एवं बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जामों में पूछा जाएगा। अब जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन का के लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में किया जाता है। लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र गुजरात में है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल कुआं माकूम में खोदा गया है। कहाँ पे? माकूम में खोदा गया है। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से संबंधित है। डिगबोई आ गया दोस्तों। डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। ठीक, यहाँ पहले आया था ना एक, अभी प्रीवियस पेज में था। ठीक है, प्रीवियस पेज में क्या था उसको देख लेते हैं थोड़ा। ये यहाँ पे देखिए, नूना माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में है। और डिगबोई भी कहाँ है दोस्तों? असम में ही है, ध्यान रखिएगा। डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC एवं ऑयल इंडिया तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। ठीक है, विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। विंध्य शैलों में, इसीलिए ज़्यादातर जो है सीमेंट की कंपनियां जो दोस्तों ये इस क्षेत्र में ही हैं। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ की शैलों में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। कुद्रेमुख क्या है दोस्तों? लौह क्षेत्र है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी उत्पादन होता है। 1 अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल भंडारण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं दोस्तों, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, ये तीनों राज्य हैं। वर्ष 2020-21 में कोयले के उत्पादन वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। लेकिन अब झारखंड पहले पे आ गया, उड़ीसा दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे पहुंच गया। रायपुर में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का सर्वाधिक योगदान है दोस्तों।
नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। विश्रामपुर कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज लाइम स्टोन तथा डोमोमाइट है। लाइम स्टोन तथा क्या है दोस्तों, डोमोमाइट है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिलों में पेरियार नदी पर स्थित है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। उड़ान उसका जो दोस्तों फुल फॉर्म है उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। तमिलनाडु में स्थित नेवली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, रामागुडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में अवस्थित है, ठीक। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण वर्ष 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्ष 1971 में तैयार हुआ है दोस्तों। रेणुकोट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है दोस्तों। कायगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप के समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। और देखिए प्रथम कब हुआ था दोस्तों, 1897 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इन नदियों और ये कहाँ हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर अवस्थित है। ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं। आज का दोस्तों क्लास यहीं तक था, और दोस्तों जल्द से जल्द मैं ये सब टॉपिक को कवर करूंगा। आप बस मेरा सहयोग करते रहिए, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए दोस्तों, जिससे मेरा हौसला बुलंद रहता और मैं आपके लिए पर डे एक न्यू वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।